हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ये जो टॉपिक है ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग के पोर्शन को कर लेते हैं लेकिन इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, या फिर जब इस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वही सब चीज़ें कि जो हमें याद रखनी है जब हम एबनॉर्मल मोलर मास की बात करें और वांट ऑफ फैक्टर की बात करें, या फिर सॉल्यूशन के वो न्यूमेरिकल जिनमें हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी होती है ना, उनका भी बेटा जो उनको सही निकालने का तरीका भी है ना, वो इसी की हेल्प से आपको समझ में आएगा। ये बात पता चली? देखिए, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो जो टॉपिक होगा वो आपको सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। अगर सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, आप करते हैं लेकिन उनके आंसर सही नहीं आते, तो उसका एक ही रीज़न होता है, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं तो बेटा आप आई लगाना भूल जाते हैं। आई मतलब आंखें नहीं, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर हमें कब लगाना है और कैसे लगाना है और उसकी क्या ज़रूरत है, ये सब हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है अब तक। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP कहते हैं जिनको हम शॉर्ट में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। बेटा ये 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली अच्छे से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इनके आपने क्या कर लिए, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी याद कर लिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो मेरी प्रीवियस वीडियो है आप डिटेल में वहां पर उसको समझ सकते हैं। तो चलिए, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, लेकिन ये प्रॉपर्टी पढ़ी क्यों आपने, क्वेश्चन ये आता है क्यों पढ़ते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें फायदा क्या होता है? अरे भाई, जब आपने सॉल्यूशन बनाया था, और सॉल्यूशन बनाते हुए उस एक सॉल्वेंट के अंदर, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था, फिर आपने उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली थी। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका जो मेन, इन जो चारों का जो मेन मकसद है, जो मोटिव है, वो क्या है? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी किस लिए जा रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ते हैं? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालकर सॉल्यूशन बनाया था। तो अब ये एबनॉर्मल मोलर मास की बात कहां से आई? देखो बेटा, मोलर मास कैलकुलेट आप कर रहे हो, लेकिन जो मोलर मास आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई है। एबनॉर्मल, उसी मोलर मास को हम क्या कह रहे हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब जो आना चाहिए था, जो आपने कैलकुलेट किया, वो कुछ और है, और जो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक्चुअल मास है वो कुछ और है ना। तो जो ये डिफरेंस आया है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मेलिटी, या जो आपका रिजल्ट आया इसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए, जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ये तो हमने बात कर ली। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और उन्हीं का हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, है ना। और तीसरी बात, सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला ग्लूकोज, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला यूरिया, ठीक है, जब आपने इस तरह के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना बच्चे, ये डिसोसिएट नहीं होते पानी में डालने के बाद। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ मैम कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 2 तरह के हुए, बिल्कुल 2 तरह के हुए। एक हुए आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक हुए आपके इलेक्ट्रोलाइट।
अगर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालकर अपना सॉल्यूशन तैयार किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों प्रॉपर्टी से, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर आप मोलर मास निकालते हो तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी, सही आएगा आपका बिल्कुल। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट वहां पर डाल दिया, वहां पर अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, जैसे ही ये सॉल्वेंट के अंदर जाएगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर उसका एसोसिएशन हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए आपने डाला KCl, कैसे टूटेगा बेटा, K पॉजिटिव, सॉरी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक ही बार में रिएक्शन हो जाएगी, KCl वहां पर खत्म हो जाएगा, आपको K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा, राइट। अगर आपने एसिटिक एसिड उसके अंदर डाला है तो एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, डाइमराइज हो जाता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है। दो एसिटिक एसिड मिलकर एक सिंगल कंपोनेंट बना देते हैं, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप देख रहे हो आपके दिमाग में तो यह है कि मैंने KCl का एक पार्टिकल डाला है ना, या फिर आपने KCl के दो पार्टिकल डाले, तो आपके दिमाग में तो यही KCl के मैंने दो पार्टिकल डाले, लेकिन वहां पर डालने के बाद पार्टिकल कितने हो गए बेटा, 4 पार्टिकल हो गए। ये तो आप तो 2 पार्टिकल का मोलर मास कैलकुलेट करके बैठे हुए हो, लेकिन वहां पे जो आंसर आ रहा है वो 4 पार्टिकल के हिसाब से आ रहा है, तो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी कि नहीं, डिफर आएगा कि नहीं आंसर। इसी तरह आपने एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल वहां पर डाले, आपके दिमाग में ये है, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल मिलकर तो एक मॉलिक्यूल बना दिया उन्होंने, उनका तो एसोसिएशन हो गया ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सॉरी देखिए ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर एसिटिक एसिड की हम बात करें तो एसिटिक एसिड ये होता है दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का, इसका ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और दोनों मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। ऐसे ही बेंजोइक एसिड के केस में होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। अब दिमाग में तो आपके कि आपने 2 पार्टिकल डाले थे, लेकिन आंसर किसके हिसाब से आया, एक पार्टिकल के हिसाब से आ गया, तो आंसर में डिफरेंस आ गया। आंसर में डिफरेंस आ गया ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मैम आंसर में डिफरेंस क्यों आया, देखिए समझते हैं इस चीज को भी, इस चीज को भी समझते हैं। देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या डेफिनेशन पढ़ी है आपने, आपने पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। तो जब डिसोसिएशन होगा, जब डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, पार्टिकल का नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, बोलो ये बात समझ में आती है। अरे भाई जब डिसोसिएशन हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुए, इंक्रीज हुए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास डिक्रीज हो गया। तो आप तो मोलर मास निकाले बैठे थे वहां पर, है ना, आपने तो सोचा था कि मोलर मास ये आना चाहिए, एक ये फिक्स ये वाला मोलर मास आना चाहिए, लेकिन मोलर मास यहाँ पर क्या आएगा, कम आएगा, कम मोलर मास आपको मिलेगा। इसे ही एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे, इसको ही एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। वहीं पर अगर हो जाता है बेटा एसोसिएशन, जैसे मैंने एसिटिक एसिड के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में आपको बताया, अगर वहीं पर हो जाता है एसोसिएशन, अब अगर एसोसिएशन हुआ तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज,
मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन के केस में मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। तो एबनॉर्मलिटी आ गई, डिस्क्रिपेंसी आ गया, एंड दिस डिस्क्रिपेंसी, दिस एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये एबनॉर्मलिटी कब देखने को मिलेगी, जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका एसोसिएशन हो सकता है, इसका डिसोसिएशन हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब तक जितना कुछ पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले क्वेश्चन कर रहे हो। अगर ग्लूकोज डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, सुक्रोज डाल रहा है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही वहां पर NaCl डाल दे रहे हो, जैसे ही वहां पर KCl डाल दे रहे हो, जैसे ही वहां पे K2SO4 डाल दे रहे हो, आपका आंसर सही नहीं आ रहा था, आप वहां पर सही आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। उसका रीजन था डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। और हमारी थ्योरी क्या कहती है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। बेटा यहाँ तो हो रहा है डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसीलिए जो मोलर मास है वो क्या है, सही नहीं आ रहा है, एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, इस डिस्क्रिपेंसी को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक फैक्टर यूज किया जाता है। वॉन हॉफ एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक फैक्टर यूज किया, दैट इज कॉल्ड वॉन हॉफ फैक्टर। चलिए देखते हैं इस फैक्टर ने कैसे इस एबनॉर्मैलिटी को दूर किया। ये साफ होने की बजाय और भी ज्यादा डर्टी हो गया है ना, इसके लिए इसको ऐसे ही साफ करना पड़ेगा। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि ये जो एबनॉर्मलिटी आई है इसको खत्म कैसे किया जाए। देखिए जब ये एबनॉर्मलिटी आई, एबनॉर्मल मोलर मास की हमने बात करी, तभी एक साइंटिस्ट हुए वॉन हॉफ, और उन्होंने अपना एक फैक्टर दिया जिसको हमने क्या कहा, आई से रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा था ना कि आपने आई नहीं लगाई होगी, आपने आई नहीं लगाई होगी, अपनी आई खोल कर देखना है ना, अपनी आई खोल कर देखना कि इस आई को कैसे लगाना है। ये आई लगाओगे तो सारे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके इस चैप्टर के, सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आपके बनने वाले हैं। आपको बस ध्यान से क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, देखना है और पेन पेपर से नोट करना है बेटा। क्या करना है, नोट करना है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ये आई क्या होता है, ये होता है बेटा रेशो ऑफ, आई इज अ रेशो ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये तो मोलर मास को ठीक करने आया ना, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई क्या है, आपसे पूछे व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास अपॉन मोलर एबनॉर्मल मोलर मास। इसको एबनॉर्मल भी लिखा जा सकता है, यहां पर ऑब्जर्व्ड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड भी लिखा जा सकता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड एक ही बात है भैया, जो मैं ऑब्जर्व हुआ, जो हमारा निकल के आया है ना, ये मोलर मास, इसको हम आई कहते हैं। अब ये जो आई है इसकी वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है। क्यों बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि जो आई है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो डिपेंड कर रहा है। अरे भाई आई मोलर मास पर डिपेंड कर रहा है और मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। रिलेशन देख पा रहे हो, रिलेशन यहां पर देख पा रहे हो। तो देखो एक चीज याद रखना है, आई अगर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर आपने कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, उससे आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो मैंने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले आप लगा रहे हो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, एज सच आप उनको यूज करो, आपका आंसर ठीक आएगा। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू वहां पर 1 होती है, क्योंकि आई की वैल्यू वहां पर 1 होती है, आई की वैल्यू वहां पर क्या होती है, 1 होती है, राइट, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर तो पहले डिसोसिएशन लिखते हैं, है ना, अगर तो डिसोसिएशन हुआ है, अगर तो डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू ज्यादा आएगी, आई इज ग्रेटर देन 1। और अगर एसोसिएशन हुआ है, अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू कम आएगी, आई इज लेस देन 1, सॉरी आई इज लेस देन 1। ये बात समझ में आ रही है।
ये बात आपको क्लियर हो रही है? आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा आएगा। कहां पर? डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ये क्लियर हो गया? आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। यहां पर आई की वैल्यू कम आएगी। एसोसिएशन के केस में अब नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा तो आई की वैल्यू कम आएगी। क्यों होगा मोलर मास अब नॉर्मल मोलर मास ज्यादा? अभी तो यार बताया था, अभी तो आपको बताया था एसोसिएशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल कम हो रहे हैं, पार्टिकल कम हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, मोलर मास बढ़ रहा है। तो अब नॉर्मल मोलर मास ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा तो रेशो में लेस देन ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी, अब नॉर्मल मोलर मास जो आपने कैलकुलेट, जो मोलर मास निकाला वो क्या आएगा? कम आएगा। ये कम आएगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। ये रिलेशन समझ में आ गया? जो आपको बताया जाता है कि आई की वैल्यू कब 1 लेनी है, कब ग्रेटर देन 1 लेनी है, कब लेस देन 1 लेनी है, ऐसे ही नहीं बता दिया आपको कि रट्टा मार लो। आप रटने के लिए नहीं बताया, समझने के लिए बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्यों लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब आई को हम इस फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं। आई का ये तो फॉर्मूला है ही, है ना, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मास। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? अब जो मोलर मास के इनवर्सली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली टू मोलर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये जानते हो, है ना। तो अब आई का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, देखो ये ऊपर चला जाएगा ना क्योंकि इनवर्स में, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है बेटा, वैल्यू दे रखी है, आई निकालना, यहां से निकाल लोगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। तो क्या हो सकता है? आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कौन सी वाली है? जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल वाली कब है? जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। गॉट इट? ये तीन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं आई के केस में। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं आई के केस में। ये बात आपको समझ में आ रही है? आई आप यहां से निकाल सकते हो। अब आप यहां से आई निकाल सकते हो, या तो आई आप यहां से निकालोगे अगर आपको आई निकालने के लिए बोला है। उसके बाद अब आपको मोलर मास निकालना, तो फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यूज करोगे। तो अब उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, अब उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। देखो क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा। 4 फॉर्मूले पढ़े थे। RLVP के फॉर्मूले में क्या था? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़ा था। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़ा था ना। इसमें यहाँ पर आई और कंसीडर किया जाएगा। तो आई इधर क्यों लगाया? क्योंकि बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल ही तो टूट रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल ही तो टूट रहे हैं, तो आई तो यहीं आएगा ना, इसके साथ ही आएगा, सॉल्यूट के साथ ही। तो यहाँ पर आई इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या याद रखना है? आपको RLVP का ये फॉर्मूला उठाकर लगाना है। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे कि ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, ये उठाकर लगा दो। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू 1 रख दो, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू वहां पर निकाल कर पुट करो। लेकिन आई को नहीं भूलना है, अगर आई को भूल गए तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो तो क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, इंटू मोलैलिटी। तो यहां पर भी आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पर भी आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा। थर्ड क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर, pi is equal to CRT, where C is a concentration या molarity, R is a gas constant and T is a temperature, I introduce हो जाएगा। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि आपको I के साथ याद करने हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको फॉर्मूला यही लगाना है, जो पहले पढ़े हैं उनको नहीं लगाना है।
मैम पहले क्यों पढ़े थे? अरे पहले ना पढ़ते तो आपको ये समझाते कैसे डिफरेंस, है ना, ये डिफरेंस भी तो समझाना था। मैंने ये नहीं कहा कि वो फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला सही है। अगर वहां पे याद रखो कि वो फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपने यूज करना है, क्योंकि वो फॉर्मूला हमने कब निकाला था? जब हमने ये कहा था कि सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लेकिन यहाँ तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट डालने पे, तब भाई आई फैक्टर यूज करना पड़ेगा, आई फैक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों से नहीं बनती, 3 फॉर्मूले ये और 4 फॉर्मूले ये, 7 फॉर्मूले आपने पढ़े इस वाले चैप्टर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले मतलब पोर्शन में, ये 7 फॉर्मूले आप पढ़ते हो। लेकिन बात सिर्फ इनसे नहीं बनने वाली। उसका रीजन क्या है? अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन को रब कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारे फॉर्मूले एक ही साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे, है ना, सारे फॉर्मूले एक ही साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे। देखिए एक टर्म और होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, जब हमने 11th में केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका डिसोसिएशन होता है। तो कुछ एक्सटेंट में टूटता है ना, अरे पूरा थोड़ी, सारे थोड़ी 100% टूट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटेगा, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे टूटेंगे, है ना। तो अब आपने कहा कि एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल बन गए, राइट, लेकिन पार्टिकल में एक की बजाय 0.01% डिसोसिएशन हो सकता है, 0.05% डिसोसिएशन हो सकता है, तो उसी हिसाब से मोलर मास चेंज होगा। क्लियर हो रही है ये बात? तो ये किस चीज पर, पूरी बात किस चीज पर डिपेंड कर रही है? पूरी बात डिपेंड कर रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। मैम अब आप ना एक और फैक्टर लेकर आ गए उठा के, बेटा लाना पड़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं हर एक अपने अपने एक्सटेंट से टूटता है, तो जितने एक्सटेंट से टूटता है उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, है ना, उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और जब ये आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन निकालता है वहां पे इसका जिक्र भी करता है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे 2 फॉर्मूले बता रही हूँ, ट्रिक के साथ याद करेंगे उनको और अपने सारे न्यूमेरिकल बना लेंगे। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन हो रहा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना, समझ गए ना इतनी बात तो, है ना भाई, समझ गए ना। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं अल्फा को। अब इस अल्फा को यूज कैसे करना है, देखो I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर तो डिसोसिएशन हो रहा है और उसने कुछ अल्फा की बात करी है, उसने कुछ परसेंटेज की बात करी कि 60% टूट गया, 30% टूट गया, 40% टूट गया, तो आपको वहां पर अल्फा दिया हुआ है और आपको यहां से आई निकालना है, यहां से आई निकालना है और फिर आई निकाल के यहाँ वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। समझ में आ रही है बात? ये क्लियर हो रहा है? अब अगर एसोसिएशन की बात कर रहा है तो 1 + 1 - n-1 अल्फा, ये 2 फॉर्मूले याद कर लो और अपनी जिंदगी को आसान कर लो, ठीक है। तो 7 और 2 9 फॉर्मूले हैं जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने अच्छा, अब आपसे कि मैम 9 तो बहुत ज्यादा हो गए, तो आप 7 फॉर्मूले याद करो। कौन कौन से? बेटा ये तो याद कर ही लिए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो चारों फॉर्मूले वो विद आई कर लो, राइट। एक ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको ये चीज तो पता ही है ना कि मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीपी और सीपी के प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये तो अपने आप बन गए ना, ये तो मैंने लिखे हैं यार, है ना, ये तो आपके दिमाग में है। तो ये 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, भाई ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्फा आपसे या तो अल्फा निकलवाता है या अल्फा आपको गिवन होता है, ठीक है। अल्फा या तो निकलवाता है या गिवन होता है। मैम ये n क्या है, n कैसे निकालेंगे? देखो n कैसे निकालते हैं, Na2SO4 मान लो आपको दे दिया, ये कैसे टूटेगा Na2SO4? 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 के ऊपर -2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर KCl है, KCl के लिए n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। KCl के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। NaCl के लिए K की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। इस तरह से आप ब्रेक करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, उस n की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे
और फिर अल्फा गिवन होगा, उससे आई निकालेंगे। मैम ठीक है, समझ में इतनी बात आ गई, हमने ये फॉर्मूले याद कर लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? हाँ जी, तो इसके लिए हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। अब जल्दी से ये 7 फॉर्मूले, 7 या कह सकते हैं 9 फॉर्मूले, ये 9 फॉर्मूले अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, और वो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपकी अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से। आप देखना, सॉरी एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ना एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन इतने आपको घुमा घुमा कर कराया हुआ है। अगर आप इस ट्रिक से इन क्वेश्चंस को करेंगे है ना, तो डायरेक्ट आप 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर उस क्वेश्चन को, पहले आप कीजिए इनको नोट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, जो अभी हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ये मेरी एनसीईआरटी पुरानी है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2.12 है, आपके में 1.12 होगा, क्योंकि इसमें तो सॉलिड स्टेट भी है ना चैप्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया है, एग्जाम्पल को, वहां पे उसने 3 फॉर्मूले यूज किए हैं, लेकिन बच्चे ना कभी कभी घबरा जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको थोड़ा आसान कराने की कोशिश करूंगी इस क्वेश्चन को। हम सिर्फ 2 फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। उसमें आपको क्या याद रखना है कि बेटा जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाओ तो आई खोलकर आई लगानी है ना, अपनी आंखें खोलकर रखनी है और आई लगानी है वहां पे। अगर आई आपने पहले ही लगा दिया तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड यहाँ पर सॉलिड है जिसको आपने डिसॉल्व किया है, मतलब दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको आपने 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है, और डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा टीएफ की आपको। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है जो कि सॉल्वेंट का होता है, तो यहाँ पर बेंजीन सॉल्वेंट है उसका दिया हुआ है। साथ में कहा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड व्हेन इट डाइमराइज। परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है। देखिए जब भी परसेंटेज एसोसिएशन पूछे, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछे, परसेंटेज की बात करे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करे, यानी कि अल्फा निकालना है। मोटी बात क्या है यहाँ पर पता चली कि आपको अल्फा निकालनी है। ठीक है, गिवन क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। गिवन है यहाँ पर, पहले हम गिवन लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी होता है ना, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अरे भाई हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 2 ग्राम, और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 25 ग्राम, और हमें मोलल हमें दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 1.62 केल्विन। साथ में इसने हमें दिया है केएफ ऑफ बेंजीन दैट इज 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करवा रहा है और अल्फा निकलवा रहा है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल गलत है। अगर ये फॉर्मूला लिख कर आए क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते, कभी जिंदगी में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लेकिन बेटा डाइमराइज हो रहा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज आएगी, अब मोलर मास एबनॉर्मल होगा। तो इसीलिए यहां पर आई लगाना जरूरी है। बार बार यही बोल रही हूं, आई खोल कर रखें अपनी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आई जरूर लगाएं हर एक फॉर्मूले में। अगर आई लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया। तो भाई अल्फा निकालना है, अच्छा, और हम अगर इस फॉर्मूले में हमें डेल्टा टीएफ भी गिवन है, केएफ भी गिवन है, मोलालिटी भी निकाल लेंगे, क्योंकि मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी होती है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यह आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, क्योंकि सॉल्वेंट शुड बी इन किलोग्राम। तो ये सारी कहानी भी हमें दे रखी है, डब्ल्यू भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, मोलर मास हम निकाल लेंगे एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड का। तो सब कुछ गिवन है बट आई नहीं पता, सब कुछ गिवन है पर आई नहीं पता। आई अगर मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूं तो अल्फा में निकाल लूंगी, क्योंकि मैंने 2 फॉर्मूले वहां पर बताए थे, एक डिसोसिएशन का और एक एसोसिएशन का अल्फा निकालने के। वो 2 फॉर्मूले हमें याद हैं, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे? अल्फा निकाल लेंगे। एसोसिएशन का अल्फा वाला फॉर्मूला क्या था? एसोसिएशन का अल्फा वाला फॉर्मूला ये था,
अब ये दो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मैम एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी? अरे डाइमराइज हो रहा है तो एन की वैल्यू तो 2 है। ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नोट कर लो, एन की वैल्यू 2 है। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, जस्ट आई निकालना है और अल्फा आपको मिल जाएगा। जस्ट आई निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना है, अल्फा आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी की जगह ये चीज पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलालिटी आ गया डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलर मास बेंजोइक एसिड का कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। बेटा कर लेना, ये तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको 11th में सिखा दिया था, कर लोगे। चलिए, कई बार दिया भी होता है क्वेश्चन में, नहीं तो निकाल लो, इतनी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा टी एफ आप यहाँ देखो क्या है, 1.62। मोलर मास हमने कहा 122, डब्ल्यू ए हमने क्या कहा 25 ग्राम, के एफ कितना दे रखा है बेटा 4.9 दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना है 2 ग्राम है इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 40, 61, और इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू 0.5 के आसपास आ रही है आपकी। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए क्वेश्चन, 0.504 आ रही है आई की वैल्यू। आई की वैल्यू निकल गई और आई की वैल्यू को इसमें रख के अल्फा निकल जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं मैं? वैसे आपको क्या करना है, देखो भाई, पहले ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है, उसके बाद दूसरा स्टेप चलना है। मैं लिखती हूँ, नहीं तो आप कहोगे मैम आप भी तो नहीं लिखते। फिर ये फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर लिखना है फॉर एसोसिएशन, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो आई की वैल्यू रख देंगे 0.504 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.5 हो जाएगी। 1 को इधर ले गए, 0.504 माइनस 1 इज इक्वल टू -0.5 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा इज इक्वल टू आ गया 0.495 डिवाइडेड बाई 0.504। बोलो ठीक है, ये ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.992। अब जो अल्फा होता है वो परसेंटेज में होता है, पूछा है उसने परसेंटेज एसोसिएशन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 99.2%। दिस इज योर आंसर। देखो कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। कैलकुलेशन जरूर है, मैं मानती हूँ कि कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपको एक बार में क्लिक कर गया फॉर्मूला तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। और फॉर्मूला क्लिक कैसे करेगा? जब आपको सही याद होगा। सही याद कैसे होगा? जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आई की बात करें, आई को जरूर लगाएं, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर हो गया होगा कि क्यों होता है, आई का क्या यूज होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, ये समझ में आ गया होगा, और हमको अल्फा की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसके जो 2 फॉर्मूले याद करने हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैप्टर के जो आपका ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इसका जस्ट बाद वाला जो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, इसको जरूर करके देखिए। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन किया उसके बाद इस क्वेश्चन को करके देखिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है। आई होप आपसे इस चैप्टर के अब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।